अभी आ रही है? यस सर। इतनी बात समझ में आई? कोशिका विभाजन का तल निर्धारित हो गया। अब बेटा जैसे ही कोशिका विभाजन का तल निर्धारित होता है उसके जस्ट बाद में क्या होगा? उसके जस्ट बाद में अब ये जो ER है ना और गोल्जी बॉडी है, तो गोल्जी बॉडी का एक सबसे फेवरेट काम क्या होता है? स्त्रावण करना। बताया हुआ मेरा गोल्जी बॉडी में कि गोल्जी बॉडी का सबसे फेवरेट काम होता है कुछ ना कुछ स्त्रावित करते रहना। तो ये जो गोल्जी बॉडी है ना बेटा, ये यहाँ से स्त्रावित करेगा क्या? तो ये स्त्रावित करेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम में पेक्टेट। क्या स्त्रावित करने वाला है ये? कैल्शियम और मैग्नीशियम में पेक्टेट का स्त्रावण। तो यहाँ लिख दूं मैं कि ये गोल्जी वेसिकल्स। तो पहले तो दीवार को फिक्स किया माइक्रोट्यूब्यूल्स ने, दीवार फिक्स होने के बाद में गोल्जी वेसिकल्स क्या करेंगे? अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का स्त्रावण। और आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जो है यही क्या बनाते हैं? मध्य पटली का। यस सर। कोशिकाओं की तो मध्य पटली का निर्माण हो जाएगा उससे। तो मध्य पटली का कहाँ बन जाएगी? मध्य पटली का बन जाएगी जहाँ ये बनेगी स्ट्रक्चर। ठीक है, और इन तीनों से जो स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं अपन? तो इन तीनों की जो स्ट्रक्चर बनी इसको बोल देते हैं बेटा, अभी तो हम बोल देते हैं इसको सेल प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? सेल प्लेट बोलते हैं। अब ये गोल्जी जो है ये स्त्रावण करता रहेगा यहाँ पर। जब स्त्रावण करता रहेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट यहाँ पर जमा हो जाएंगे कि नहीं जमा हो जाएंगे? बोलो, इस जगह जमा हो जाएंगे पूरा। जब यहाँ ये जमा हो गया पूर्णतया तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो जैसे ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है, और यहाँ क्या बन गया? ये इस जगह पे ऐसे मध्य पटली का बन गई, नहीं बन गई? इस जगह पे दोनों के बीच में स्त्रावण होने से, यस, ये दोनों के बीच में यहाँ पर मध्य पटलिका का निर्माण हो जाता है। और आपको पता है मध्य पटलिका जो है उसको क्या कहा जाता है? कि मध्य पटलिका दो कोशिकाओं के बीच के एक कॉमन लेयर होती है, ये बताया हुआ मेरा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, और ये बन गया अब मध्य पटलिका। और दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो गई। समझ गए कहानी? ये फिर गोल्जी बॉडी में कहाँ चले जाते हैं सर यार? वो तो इसके अंदर ही आ गए ना वो। अच्छा, वो सर इस सेल प्लेट से निर्माण हुआ ना इसका मध्य पटलिका का। भाई सुनो, ये पहले गोल्जी और ये लगे हुए थे ना यहाँ पर। तो ये मान लो कि आपने जैसे मकान बनाते हैं तो मकान के अंदर आप क्या करते हो? मकान बनाते हो तो पहले सरिये वगैरह से एक, अरे म्यूट करो, मकान बनाते हो तो पहले सरिया वगैरह लगा के एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो कि नहीं बनाते हो? फिर इसके अंदर सीमेंट डालते हो बाहर से। तो सीमेंट डाल देते हो तो दीवार बन जाती है कि नहीं बन जाती? अब दीवार बन गई, अब मैं पूछूं बेटा वो सरिया कहाँ गया? कहाँ गया वो सरिया? बता, जो लगा हुआ था दीवार के अंदर। दीवार के अंदर है। बस वही बात है। ठीक है जी सर। सर ये सेल प्लेट है उससे ही इसका निर्माण हुआ ना मध्य पटलिका का। हाँ बिल्कुल, सेल प्लेट से मध्य पटलिका बनी। ठीक है भाई, यहाँ तक जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। सर जो आज पढ़ा है आपने उसको थोड़ा एक बार जूम आउट करके बता दो, दिखा दो। चलो बस इतना सा पढ़ा है। ठीक है, ओके सर, ओके इससे पहले वाला अपने लास्ट में किया। तो ये आपके यहाँ पर हुआ। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और क्या बनता है, इसमें एक क्वेश्चन और ये बनता है कि जैसे इसमें आपसे पूछे खांच विधि जो है वो कौन सी विधि थी? सेंट्रीपेटल। क्यों? क्योंकि वो परिधि से केंद्र की तरफ बन रही थी ना खांच। खांच का निर्माण परिधि पे शुरू हुआ और केंद्र की तरफ आया। ठीक है, यहाँ पर जो ये सेल प्लेट बनती है ना बेटा, ये पहले तो बनती है बीच में यहाँ पर, फिर धीरे धीरे परिधि की तरफ जाती है। तो इसका मतलब है कि सेल प्लेट का निर्माण अगर मैं यहाँ लिखूं तो कैसे होता है भाई? तो सेल प्लेट का निर्माण, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? किधर से किधर हुआ? केंद्र में बनी पहले, केंद्र से परिधि की तरफ, ये बोलूंगा। और जब केंद्र से परिधि की तरफ जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? सेंट्रीफ्यूगल।
सेंट्रीफ्यूगल विधि। ये बस ध्यान रखें कि एनिमल में जो खांच बनती है वो परिधि से केंद्र की तरफ आती है, इसलिए उसको सेंट्रीपेटल कहते हैं। और प्लांट में जो सेल प्लेट बनती है वो केंद्र से परिधि की तरफ जाती है, इसलिए उसको सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। ये आपके समसूत्री विभाजन हो गया बेटा पूर्णतया समाप्त। सर ये ठीक है, पादप कोशिका अलग अलग क्यों नहीं हुई इस मध्य पटली का निर्माण होने के बाद में? तो मध्य पटलिका से तो दोनों कोशिका जुड़ी हुई नहीं रहती क्या? जब मध्य पटलिका घुल जाएगी तो उसके बाद भी तो अलग होंगी ना दोनों कोशिकाएं। वैसे तो दो अलग अलग कोशिकाएं बनी चुकी है ना, कोशिका द्रव का विभाजन तो हो गया ना। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, तो ये आपके कोशिका द्रव विभाजन हुआ समाप्त। अब बात आती है इसमें नेक्स्ट, वो है अपना अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन बेटा हो गया पूरा। अब अर्धसूत्री विभाजन को सुनो आराम से, कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें। अर्धसूत्री विभाजन, अगर आपको समसूत्री विभाजन समझ में आ गया तो अर्धसूत्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या है? ऐसा विभाजन जिसमें एकमात्र कोशिका चार पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है। एकमात्र कोशिका चार पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है, पहली चीज ये। दूसरा, गुणसूत्रों की संख्या, तो अर्ध लिखा है मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी। आधी हो जाती है किसमें भाई? पुत्री कोशिकाओं में। जैसे मात्र कोशिका में गुणसूत्र है मान लो 2n, तो पुत्री में कितना हो जाएगा? n। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ उसी कोशिका में हो सकता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सम हो, विषम संख्या में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब न कोई भी बोलेगा नहीं, कॉन्सेप्ट समझो आप। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई आधा क्यों हो रहा है यहाँ पर, वहां वहां बराबर क्यों जा रहे थे? कॉन्सेप्ट समझ में आया था क्या? बराबर क्यों हो रहे थे यहाँ पर? क्योंकि मेटाफेज में जब मेटाफेज प्लेट बन गई थी तो यहाँ पर चार गुणसूत्र थे और चारों गुणसूत्र डबल क्रोमेटिड वाले थे ना, दो क्रोमेटिड वाले। फिर मैंने इनको बीच में से तोड़ा है ना फेज में, तो ये कितने में डिवाइड हो गए? चार ऊपर चले गए, चार नीचे। लेकिन जो चार ऊपर गए वो सिंगल क्रोमेटिड वाले, नीचे आए वो भी सिंगल क्रोमेटिड वाले। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो दोनों साइड चार चार गए ना, और पहले भी चार ही थे। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या दोनों तरफ बराबर गई और मात्र कोशिका के बराबर गई। क्यों? क्योंकि यहाँ मेटाफेज प्लेट एक ही बनी थी। ओके सर ये मेटाफेज के लास्ट में तो ये गुणसूत्र है वो द्विगुणित है, लेकिन एनाफेज में ये द्विगुणित नहीं रहेंगे ना सर? बेटा द्विगुणित गुणसूत्र नहीं होता है कभी, आप लोग समझ नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ होली के गीत गाओ, आप दिवाली के गीत गा रहे हो। आप सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। मुझे ये समझ में नहीं आता आप लोग क्यों नहीं सुनते हो अच्छे से। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको पहले ध्यान से सुनो कि सर बोल किसके लिए रहे। रटो मत चीजों को, रटोगे तो बेटा गलत करके आओगे 100%। रटने का काम चलेगा नहीं यहाँ पर। यहाँ मैंने कहा है 2n यानी द्विगुणित। तो द्विगुणित गुणसूत्र नहीं होते हैं, द्विगुणित का मतलब होता है कोशिका। द्विगुणित कोशिका के लिए शब्द यूज होता है, समझ गए? तो मतलब ये जो कोशिका है ये कोशिका द्विगुणित है। और इसका मतलब क्या हुआ कि द्विगुणित मैंने इसको इसलिए कहा इस कोशिका को क्योंकि इस कोशिका में गुणसूत्र जो हैं वो एक जैसे दो गुणसूत्र हैं। ये एक नंबर, ये भी एक नंबर, ये दो नंबर, ये भी दो नंबर। समझ गए बात को? अब आप ये कह रहे हो कि सर मेटाफेज में जो गुणसूत्र है वो डबल क्रोमेटिड गुणसूत्र है, द्विगुणित नहीं है, वो डबल क्रोमेटिड वाला। तो डबल क्रोमेटिड वाले कितने गुणसूत्र हैं? इसमें चार है ना इस कोशिका में, हाँ या ना? ठीक है। अब मैंने एनाफेज में क्या किया? एनाफेज में इसको तोड़ दिया बेटा मैंने यहाँ से, तो इससे चार गुणसूत्र तो इधर चले गए, चार गुणसूत्र इधर चले गए। तो पहले भी देखो इस कोशिका में चार थे, अब चार इधर है और चार इधर है, तो गुणसूत्र डबल हो गए कि नहीं हो गए पहले की तुलना में? हो गए सर। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले चार गुणसूत्र थे वो डबल क्रोमेटेड वाले थे ना, और अब जो चार चार गुणसूत्र है वो सिंगल सिंगल क्रोमेटेड वाले। लेकिन अपने को मतलब किससे? नंबर से मतलब है ना अपने को, तो कि पहले
पहले 4 थे तो Yes, अब भी 4 है या नहीं है? अपने को तो इससे मतलब है कि नहीं है? तो यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मात्र कोशिका में 4 गुणसूत्र हैं तो पुत्री कोशिका में भी दोनों में 4-4 गुणसूत्र क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेटाफेज प्लेट एक बनी है ना, एक ही मेटाफेज प्लेट बनी है। ये ध्यान रह जाएगा अभी तो। yes sir. ठीक है, अब एनाफेज पे आ जाओ, इस पे अर्धसूत्री पे। इसका कॉन्सेप्ट सुनना आराम से, एक एक वर्ड को धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है? रटने की कोशिश मत करो। आप लोग बहुत जल्दीबाजी करते हो, जल्दीबाजी नहीं करनी है अपने को। आराम से सुनो पहले सर क्या कह रहे हैं, उसके बाद में सोचो उसको, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करो। अर्धसूत्रीय विभाजन का मतलब क्या होता है? जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, पहली चीज। दूसरा कि अर्धसूत्रीय विभाजन कब पूर्ण माना जाएगा? तो पूर्ण कब माना जाता है? तो मैं यहाँ पर देखो एक शब्द यूज करता हूँ, मियोसाइट। ठीक है, अब एक दो शब्द हैं ये थोड़े इंग्लिश में याद रखने पड़ेंगे आपको। मियोसाइट, मियोसाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोशिका जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, तो मैं लिख दूं जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, उसको बोलते हैं मियोसाइट। आगे बात सुनिए, मतलब जिसमें होगा ना उसको। अब इसमें भी लोग गलत कर जाते हैं, मियोसाइट मतलब जिससे अर्धसूत्रीय विभाजन से बनी हुई कोशिका को मियोसाइट बोलते हैं। नहीं भाई साहब, जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन शुरू होता है उसको मियोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मियोसाइट लिया है यहाँ पर, ये कोशिका। अब मियोसाइट लूंगा तो इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी लूंगा मैं? n या 2n? बताओ जल्दी। 2n. तो 2n। N n ले सकता हूँ क्या? नहीं सर, No नहीं sir. ले सकता। ठीक है, तो 2n ले लिया मैंने गुणसूत्रों की संख्या। अब मैं इसमें डीएनए कितना मान के चलूं भाई? शुरुआत से कितना मान लूं डीएनए? 2c मान ले, 2C. 2c मात्रा मान लिया मैंने। ठीक है, 2c क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए। बाकी आप हमारे मन की इच्छा, आप कितना मानना चाहो। ठीक है, वो कोई रूल नहीं है ऐसा, लेकिन हमने एनसीईआरटी में 2c दे रखा है इसलिए 2c मान लिया। तो गुणसूत्र 2n और डीएनए 2c आ गया। क्लियर? अब बात करें इसमें कि इस कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली वगैरह, तो बेटा केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। और केंद्रक झिल्ली जब बात करते हैं तो आपको पता 4 चीजें एक साथ आती है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर और गोल्जी बॉडी, ये चारों इसमें उपस्थित है। ठीक है, इसी में सेंट्रियोल यानी तारक काय जो है वो भी उपस्थित होगा बेटा यहाँ पर। तो ये तारक काय उपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसका आनुवांशिक पदार्थ है वो कैसे रूप में? वो इसमें क्रोमेटिन के रूप में, धागे के रूप में। ये बात क्लियर है? अब मैं इस कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन करना करता हूँ शुरू। तो अर्धसूत्रीय विभाजन जब इसमें शुरू हो जाता है तो अर्धसूत्रीय विभाजन को हम पूर्ण रूप से कब मानते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण हो गया है? तो अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण होने का सिंपल सा मतलब है कि जब उसमें गुणसूत्रों की संख्या, बनने वाली जो कोशिका ना पुत्री कोशिका, उस पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या भी आधी हो जाए और डीएनए की संख्या भी आधी हो जाए। समझ गए कहानी? कि जब पुत्री कोशिका में जो कोशिका आप बना रहे हो ना उसमें गुणसूत्र और डीएनए दोनों आधे हो जाएंगे ना, तो आप ये मान लेना कि अर्धसूत्रीय विभाजन पूरा हो गया। और जब दोनों में से कोई एक आधा हुआ और एक नहीं हुआ, तब हम क्या बोलेंगे? अर्धसूत्रीय विभाजन पूरा नहीं हुआ है। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? तो मतलब अपने को तो ये देखना है कि दोनों चीजें आधी हुई है या नहीं, एन और सी आया नहीं है। तो ये जो कोशिका है ये यहाँ से किसमें भाग लेने वाली है? ये मियोसाइट भाग लेने वाली है अर्धसूत्रीय विभाजन में। अब बेटा अर्धसूत्रीय विभाजन में जब भाग लेगी तो सबसे पहले इसमें कौन सी अवस्था आएगी? जीवन अवस्था आएगी कि नहीं आएगी? बताओ सबसे पहले। अब जीवन अवस्था में क्या क्या होगा देखो, फटाफट करते हैं। अब देखो ना, आप लोग होशियार हो गए हो। जीवन अवस्था में सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बनता, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, रिवाइज हो जाएगा आपका। ध्यान से आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि सर ने जब डायग्राम बनाया था उसमें क्या क्या चीजें लिखी थी। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, अमीनो एसिड का निर्माण होता है, एटीपी बन जाता है, मुख्यतः सभी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और कुछ मात्रा में आरएनए बन जाता है। यही होता है ना सभी में जीवन के अंदर? Yes तो sir. क्या Yes क्या sir. जीवन अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हुई क्या? No sir. गुणसूत्र 2n, क्या डीएनए में कमी या बढ़ोतरी हुई क्या?
नो सर, नो सर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। जीवन अवस्था कंप्लीट। जीवन अवस्था के बाद में आ जाएगी ऐस अवस्था। पहुंचो बच्चों फटाफट। ऐस अवस्था में डीएनए का, मैं बोल रहा हूँ अब ना, आप लोग बोलो मत अभी एक बार, मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ सुनो और रिवाइज करो उन चीजों को, ठीक है। ऐस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा। सबसे पहली चीज, डीएनए के प्रतिकृतिकरण के साथ में स्टोन प्रोटीन बनेगी और तारककाय जो है वो उसका द्विगुणन हो जाता है, तारककाय डबल हो जाता है। तो अब आपको ये पता चल गया है कि ऐस अवस्था में डीएनए डबल हो चुका है, तो क्या गुणसूत्र बढ़े थे क्या? हाँ या ना? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। डीएनए फोर सी हो कितना गया, हो गया? 4C। शाबाश। फोर सी। आगे बात सुन में। अब बात करें अपन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाएगा इसमें G2 अवस्था। G2 अवस्था की अगर बात करूं इसमें, तो G2 अवस्था में क्या रहेगा बेटा? तो G2 अवस्था में सबसे पहली घटना क्या होगी? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा, डीएनए की रिपेयरिंग होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर जो है, गोल्जी बॉडी जो है वो बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। और थोड़ा बहुत आरएनए भी बन जाता है। तो क्या गुणसूत्र बढ़े क्या? नहीं। तो गुणसूत्र वही 2N रहेंगे जो एस अवस्था में थे। यस सर। और डीएनए, तो डीएनए भी वही रहेगा जो एस अवस्था में था, तो इसका मतलब ये भी 4C। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब G2 अवस्था की जो कोशिका है, अगर मैं उसको यहाँ बनाऊं तो वो कोशिका ऐसे बन सकती है यहाँ पर इस प्रकार से। एक मिनट रुकना बेटा। हेलो, हाँ हाँ जी बेटा, चलो। तो हमने ये कहा कि जो G2 अवस्था है, अगर उसकी मैं कोशिका की बात करूं, तो G2 अवस्था की कोशिका जो होगी, इसमें आपने कहा कि सर इसमें गुणसूत्र होते हैं कितने? कि 2N। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें डीएनए कितना होता है? तो वो रिप्रेजेंट कर दिया हमने कि इसमें डीएनए होगा 4C। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें केंद्रक झिल्ली वगैरह में कोई फर्क है क्या? बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। केंद्रक झिल्ली है, केंद्रिका है, ईआर भी है, गोल्जी बॉडी भी है, लेकिन यहाँ पर तारककाय डबल हो गए हैं बेटा, क्योंकि ऐस अवस्था में तारककाय डबल हो जाता है। देखो ऐस अवस्था के अंदर, ठीक है, तो तारककाय डबल हो गया है यहाँ पर। आगे ये बात सुन में, ठीक है। और साथ में ही ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस रूप में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? अब जो G2 अवस्था की कोशिका होती है, ये कोशिका किस में भाग लेगी भाई? अब तो G2 अवस्था की कोशिका भाग लेगी अब विभाजन अवस्था में, ठीक है। और विभाजन अवस्था में जब जाती है तो आपको पता है कि विभाजन अवस्था में जाने पर ये सबसे पहले केंद्रक का विभाजन करती है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है, विभाजन अवस्था में जाएगी अभी, ठीक है। और विभाजन अवस्था में जब जाती है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन करती है, तो यहाँ होगा केंद्रक विभाजन, ठीक है। अब केंद्रक का विभाजन जो होता है बेटा, इस केंद्रक के विभाजन में आप कहते हो 4 अवस्थाएं आती है। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज, यही आती है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मान लो अगर इसमें से पर्सन बनता है तो 95% पर्सन इसी में से बन जाता है, प्रोफेज में से। क्यों? क्योंकि बेटा अर्धसूत्रीय विभाजन जब पढ़ते हैं तो उसकी प्रोफेज अवस्था को 5 अवस्थाओं में बांट दिया जाता है। समझ गए बात?
तो मतलब G2 के बाद में हम केंद्रक विभाजन पढ़ेंगे। केंद्रक विभाजन में भी प्रोफेज को पढ़ेंगे पहले, और प्रोफेज में 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाओं को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। जैसे डाइकाइनेसिस कंप्लीट होता है फिर आ जाता है मेटाफेज, फिर आ जाता है एनाफेज, फिर आ जाता है टीलोफेज और केंद्रक का विभाजन पूरा हो जाता है। समझ गए ये इतनी कहानी? ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अभी यहाँ। यस सर। तो अब हम, अगर मैं इसमें कहूँ तो ये कह दूं कि G2 के बाद में कोशिका जाएगी प्रोफेज में सीधा। देखो देखें, G2 के बाद प्रोफेज में जाएगी ना, ठीक है। यस और सर। प्रोफेज में भी सबसे पहले लेप्टोटीन में जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? यस सर। तो मैं डायरेक्ट इसमें लिख दूं कि विभाजन अवस्था जो होगा उसमें डायरेक्ट ये प्रोफेज में, या डायरेक्ट हम कहें तो लेप्टोटीन अवस्था शुरू होने वाली है। तो विभाजन अवस्था में सबसे पहली जो अवस्था आएगी उसको कहते हैं अपन प्रोटीन, जो है वो लेप्टोटीन, ठीक है। धर्म सिंह बेटा म्यूट कर ले भाई, तेरे को कोई समस्या है क्या? हाँ धर्म सिंह, मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा बेटा तो फिर पूरी क्लास बोल ही नहीं पाएगा। बार बार क्यों उसको अनम्यूट कर रहा है? बोल दिया सब बच्चे शांत बैठे, तेरे को कोई जबरदस्ती है क्या उसको अनम्यूट करना? हाँ, लेप्टोटीन अवस्था आएगी। अब लेप्टोटीन में क्या होगा देखो, तो G2 वाली कोशिका आपको दिख रही है ये वाली, जब ये कोशिका लेप्टोटीन अवस्था में आती है तो क्या परिवर्तन होगा इसमें? तो देखो इसकी केंद्रक झिल्ली में कोई परिवर्तन नहीं होने। तो जब केंद्रक झिल्ली में कोई परिवर्तन नहीं है तो केंद्रिका में भी नहीं है, ER में भी नहीं है और गोल्जी में भी नहीं है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। फिर बात करें कि इसके कारक जो काय उनमें, तो उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं, जहां थे वहीं के वहीं है। तो फिर परिवर्तन हुआ क्या? तो बेटा इसका जो क्रोमेटिन था, यहाँ पर देखिए आनुवांशिक पदार्थ क्रोमेटिन है ना धागे के जैसा, ये क्रोमेटिन यहाँ पर बदलेगा किसमें? क्रोमोसोम में, यानी गुणसूत्र में, ठीक है। तो जब गुणसूत्र में बदलेगा तो ये जो गुणसूत्र ऐसा होगा यहाँ पर, ये इसका सेंट्रोमियर, और ये गुणसूत्र जो है वो ऐसा आपके यहाँ पर इसके साथ केंद्र की झिल्ली के साथ जुड़ जाएगा। ये गुणसूत्र जो है वो यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा। आगे बात सुनिए, तो मतलब जितने भी गुणसूत्र हैं वो इस रूप में यहाँ पर होते हैं उपस्थित, इस रूप में पाए जाएंगे। अब ये गुणसूत्र अगर इस रूप में यहाँ पर पाए जा रहे हैं तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या बनती है कि अब आप बताओ, जब मैं पूछ रहा तब तो कोई बोलता नहीं, इस गुणसूत्र में आपको कितने क्रोमेटिड दिख रही है? इस वाले गुणसूत्र में एक कितने क्रोमेटिड, क्रोमेटिड? एक। और यहाँ पर होने कितने चाहिए? होने कितने चाहिए? 2 ना, 2 होने चाहिए इसमें। अब दूसरी कहाँ है? तो दूसरी की मैं बात करूं बेटा, तो दूसरी है ना वो बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर ही बनी हुई है, ये लो ऐसे। दूसरी भी, इसमें भी दूसरी इसके जस्ट ऊपर बनी हुई है। तो मतलब इसमें है तो 2 क्रोमेटिड, लेकिन दिखाई कितनी दे रही है आपको? एक। समझ गए कहानी? ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूं तो ये लिख दूं, देखो फटाफट सुनो अब, कि इसमें गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली से लगे होते हैं, केंद्रक झिल्ली से लगे होते हैं। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट क्लियर है? और याद रखो गुणसूत्र में मैंने बताया था कि गुणसूत्र जो केंद्रक झिल्ली से चिपकता है वो अपने टीलोमियर से चिपकता है, देख लो चाहे टीलोमियर से चिपका हुआ है, गुणसूत्र में बताया था ये पॉइंट मैंने। दूसरी चीज, दूसरा क्या है कि इसमें गुणसूत्र एक धागे के समान दिखाई देता है, क्योंकि एक ही किलोमीटर दिख रहा है ना अपने को, के समान दिखता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें एक ही किलोमीटर दिख रहा है अपने को, दोनों दिख नहीं रहे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अतिव्यापित किए हुए हैं, ठीक है। अब इसके थर्ड नंबर क्या है कि जब आप इस पूरी कोशिका को जब माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि केंद्रक के अंदर गुलदस्ते रखे हुए छोटे छोटे, देखो दिख रहा है ऐसा कुछ, कि केंद्रक के अंदर गुलदस्ते जैसी अवस्थाएं दिखेंगी आपको जब इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे गुलदस्ता अवस्था भी कहा जाता है।
ये आपके यहाँ पर बन गया क्या, लेप्टोटीन अवस्था। क्लियर है? पहले बोलो जल्दी। Yes, sir. यस सर। अब लेप्टोटीन अवस्था जैसे ही पूर्ण हो जाएगी तो लेप्टोटीन के पूर्ण होते ही कोशिका कहाँ पहुंचेगी? तो लेप्टोटीन के पूर्ण होते ही कोशिका जाएगी जाइगोटीन में। दूसरी अवस्था जिसको क्या बोलते हैं अपन? जाइगोटीन। अब सुन लेना भाई, यहाँ पर ये दो अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, और इन्हीं में से क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखना जाइगोटीन अवस्था क्या कहना चाह रही है। तो जाइगोटीन अवस्था में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, केंद्रक झिल्ली में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो मतलब केंद्रिका, ईआर और गोल्जी बॉडी चारों वैसे के वैसे आ जाएंगे। फिर इसके तारक कार्य में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो भी वैसा का वैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर परिवर्तन हुआ किसमें बेटा? परिवर्तन हुआ इसके गुणसूत्रों में। और आपको बताया कि जो कोशिका यहाँ पर विभाजित हो रही है वो कोशिका है 2N। और 2N का मतलब मैंने क्या बताया कि ऐसी कोशिका जिसमें एक जैसे दो गुणसूत्र हो, यानी एक नंबर वाला और एक नंबर वाले दो, दो नंबर भी दो होंगे, तीन नंबर भी दो होंगे, चार नंबर भी दो होंगे। और एक नंबर का जो होता है वो समजात गुणसूत्र होता है, दो नंबर का समजात होता है, तीन नंबर का, चार नंबर का समजात। ये बात तो जानते हो सब लोग? यस Yes, ठीक sir. है। तो अब हम कहें यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर इवेंट देखो ये होने वाला है कि जो एक नंबर गुणसूत्र है ना, एक नंबर, तो ये देखो यहाँ पर मैं बना दूं कि ये एक नंबर गुणसूत्र है मान लो, और ये दूसरा एक नंबर है, क्योंकि एक नंबर वाले दो है ना इसके पास। तो एक नंबर गुणसूत्र एक नंबर के साथ ही क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। किसकी सहायता से? तो इनके बीच में जो है वो क्या आ जाती है बेटा, इनके बीच में यहाँ पर लग जाती है प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ मैं बना दूं इसके बीच में, इनके बीच में क्या लगी हुई है, प्रोटीन लगी हुई है। तो प्रोटीन की सहायता से दोनों एक नंबर आपस में जुड़ गए। ऐसे ही दोनों दो नंबर जो होगा वो भी तो आपस में जुड़ जाएंगे ना, जितने भी समजात गुणसूत्र सब आपस में जुड़ेंगे, एक नंबर से, दो नंबर से। समझ गए एक बात? ये लो, ये भी आपस में Yes, जुड़ sir. जाएगा, ये लो। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ में इसी डायग्राम को इधर बना दूं थोड़ा सा डिटेल में, तो आपको समझ में आ जाए थोड़ी। वो तो मैंने वहाँ कोशिका के उस हिसाब से बना दिया कि ये एक नंबर गुणसूत्र है, ये एक नंबर गुणसूत्र है। तो गुणसूत्रों की संख्या बताओ कितनी हो गई यहाँ पर? दो। और इनके बीच में क्या लग गई, ये प्रोटीन लग गई बेटा इसमें। ठीक है, तो दोनों गुणसूत्रों के बीच में जो प्रोटीन लगी हुई है उस प्रोटीन को क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं सिनेप्टोमियल, सिनेप्टोमियल संकुल, सिनेप्टोमियल संकुल इसको कहते हैं। और ये क्या होती है, प्रोटीन होती है बेटा ये। ठीक है बात, ये बात समझ में आ गई? अब दूसरी पॉइंट ध्यान से सुन लेना आप लोग। सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स के या सिनेप्टोमियल संकुल के जुड़ने की वजह से दो गुणसूत्र आपस में जुड़ गए, तो दोनों के जुड़ने से एक युग्म बन गया कि नहीं बन गया बताओ? Yes, sir. यस सर। एक युग्म बन गया नहीं ये पूरा। इस पूरे युग्म को क्या कहा जाएगा? तो बेटा इस युग्म के जो नाम बताऊं मैं अगर, तो इसके दो नाम होते हैं। ये एक युग्म जो बना ना, इस एक युग्म के नाम कितने हैं? दो। कौन कौन से? तो बेटा एक को तो कहा जाता है बाई वैलेंट, ध्यान से सुन लेना आप। एक को तो बाई वैलेंट, यहाँ बाई बाई मीन्स दो होता है ना। और एक को कहा जाता है बेटा टेट्राड। और टेट्रा का मतलब जानते हो आप क्या होता है? चार। समझ में आ रही है बात? तो बाईवेलेंट क्यों कहा गया इसका कारण सुनो। दोनों नाम एक ही चीज के हैं। इसी युग्म को आप बाईवेलेंट बोलोगे और इसी को टेट्राड बोलोगे। ठीक है, बाईवेलेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा इसमें गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे, बाईवेलेंट किस आधार पे बोला? गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे। क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए आपको कितने गुणसूत्र दिख रहे हैं? दो है ना गुणसूत्र, दो। कि एक युग्म में दो गुणसूत्र हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे बाईवेलेंट। अब मुझे टेट्राड क्यों कहा बेटा इसको? टेट्राड कहा इसको क्रोमेटिड की संख्या के आधार पर। सोचिए देखो कितनी क्रोमेटिड है, गिनो देखो। चार। ये वाले पेन लेना। चार क्रोमेटिड है ना बेटा? आगे बात सुन में। माइक कौन कौन सी? माइक तो ऑफ। एक क्रोमेटिड आप कह दोगे कि सर एक तो ये वाली क्रोमेटिड है, एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर और ये चार नंबर।
तो इस युग्म में 4 क्रोमेटिड की वजह से तो इसको मैंने टेट्राड कहा, और इसमें 2 गुणसूत्रों की वजह से इसको मैंने बाइवेलेंट। तो मतलब बाइवेलेंट और टेट्राड एक ही है कि नहीं है? तो मतलब Yes, sir. आप ध्यान से सुनो कि एक बाइवेलेंट बनाने के लिए आपको कितने गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है? जैसे बहुत इतना बड़ा डब्बा आएगा 2। उसमें से एक गोल से बाइवेलेंट उसमें बनाने आएंगे, के लिए अगर आपको मिल 2 जाए तो ले आएंगे। गुणसूत्रों की और आवश्यकता पाँच होती है। रुपये में लगेंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर एक छोटा सा मान डब्बा लीजिए मैं आएगा कहता गोल सा, हूँ कि मानव में उसमें क्वेश्चन रखे देखना होते हैं, वैसे मानव कोशिका में जैसे गिलास तो के टाइप का मानव होता की है, कोशिका गिलास के टाइप का में डब्बा आएगा छोटा सा, कितने वैसे बाइवेलेंट आएंगे, बनेंगे भाई? बताओ Sir, 3. 23 बाइवेलेंट की संख्या कितनी होगी? 23। और बाइंडिंग क्यों? रजिस्टर ले आएंगे। क्योंकि कुल Yes, गुणसूत्र sir. होते हैं 46, कुल 46 हैं, और एक बाइवेलेंट में होते हैं 2 गुणसूत्र, तो 46 बटा 2 23 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। Yes, sir. अब दूसरी चीज, टेबल पे रखा है ना, दूसरा क्या है कि बेटा टेबल पे रखा 23 है कि जो मोटा है, वाला, तो उसे अगर मैं कहूँ 70-80 कि रुपये मानव का की है। कोशिका 2n बराबर है हाँ, 46, ध्यान से सुनना, देखो टेबल पे रखा है वैसे 2n है बराबर शायद। 46 मैंने बताया है। तो आपने बाइवेलेंट की जब संख्या बताई, यहाँ पर बाइवेलेंट की संख्या, तो आपने क्या बोला? इसको 46 बटा 2, यही बोला ना? यही तो किया। जब 46 बटा Yes, 2 sir. किया, इसका मतलब मैं इसको कर दूं 2n बटा 2 कर दूं क्या? शायद 70-80 रुपये का आएगा। Yes, sir. और जब 2n बटा 2 होगा तो मतलब क्या बचेगा आपके पास? n ही बचेगा ना। And yes, sir. और कुछ और n बराबर कितना होता है? 23 ही होता है कि नहीं होता? Yes, समझ गए बात? sir. तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, इसको अगर पेपर का लेवल अच्छा बनाना हो तो ये कहा जा सकता है कि बाइवेलेंट की संख्या उस कोशिका के अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। बताओ। यस सर यस Yes, sir. अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर। वीडियो अटक गई। वीडियो अटक गई? यस सर, वीडियो अटक गई कब से। यस सर एक मिनट रुको, एक मिनट। सर स्क्रीन गई। की जो संख्या है वो किसी भी वो कोशिका के अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है। Yes, तो sir. अगर आपने से कहता है मानव की द्विगुणित कोशिका में कितने बाइवेलेंट बनेंगे, तो आपने कह दिया 23। अब देखना, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन मजेदार क्या घुमाएगा आपको गलत करवाने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो ये सोच के बनाता है कि गलत होना चाहिए आपका क्वेश्चन, ये सोच रहा है ना वो। तो वो क्या कहेगा? देखो, वो कहेगा कि मानव, क्वेश्चन देखना, मानव शुक्राणु के बनने, अब मानव शुक्राणु बोल दो या अंडाणु बोल दो, दोनों एक ही चीज है। मानव शुक्राणु के बनने के समय कितने बाइवेलेंट का निर्माण हुआ? कितने का हुआ बताओ? 23। 23 उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 23। क्यों भाई? क्योंकि कई लोग क्या दिमाग लगाते हैं इसमें कि अर्धसूत्री विभाजन सुनो, नहीं, कई लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि मानव शुक्राणु है वो 23 गुणसूत्र वाला है, 23 बटा 2 कर दो। सर इससे तो आंसर आ ही नहीं रहा, गलत प्रश्न हो गया है। तो बेटा ये पूछ क्या रहा है कि मानव शुक्राणु है उसमें 23 है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको पता है कि मानव शुक्राणु जो होता है वो एन ही तो होता है कि नहीं होता? एन कंडीशन में होता है ना मानव शुक्राणु, और यहाँ मानव शुक्राणु एन बराबर 23 होते हैं। तो या तो डायरेक्ट बता दो आप कि मानव शुक्राणु एन है और बाइवेलेंट की संख्या भी एन के बराबर ही होती है, तो 23 ही होगा। और या फिर ऐसे बता दो कि मानव शुक्राणु जिस कोशिका से बना है उसमें 46 गुणसूत्र थे, फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो मानव शुक्राणु बना 23 गुणसूत्र वाला। तो 46 गुणसूत्र वाली इस कोशिका में विभाजन हुआ तो 23 ही बने होंगे ना इसमें भी। समझ गए बात को? Yes, sir. ओके, तो ये आपकी यहाँ तक की कहानी। ठीक है, ये बाइवेलेंट हो गया। अब कई लोग क्या करते हैं इसमें
कई लोग ये भी करते हैं कि मान लो आपसे कहा कि किसी कोशिका में 10 बाइवेलेंट है तो उसमें कितने टेट्राड बनेंगे, लो जी उनकी हो जाती है 10 सीटीबीटी गुम। कैसे कि वो क्या कैलकुलेशन लगाते हैं, देखो क्या वाली? एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं ना कि सर 10 गुणसूत्र हैं, 10 बाइवेलेंट हैं, तो टेट्राड मतलब 4, बाइवेलेंट मतलब 2, यही होगा ना। तो इसका मतलब है कि ये 4 गुना होगा इसका, या तो बोल देते हैं 40, या वो सोच लेते हैं कि ये 2 गुना है, ये 4 गुना मतलब 2 गुना और बढ़ा सर दो मतलब 5 20। होगा। और कई क्या करते हैं इसको बटा 2 कर देते हैं, जैसे अभी कर दिया तो 5। अरे गधो सर 10 गधो, ही होंगे। जब बाइवेलेंट और दस होंगे, दस टेट्राड होंगे। एक ही चीज का नाम है, यस सर 10 ही होंगे। जब लवेंद्र नाम और मान लो इसको घर पे कालू कहते हो, तो दोनों एक ही है, तो मैं कुछ भी कहूँ ना, क्या फर्क पड़ रहा है बोल भाई, है तो वही यस ना। सर। नहीं समझे तो आप एक्स्ट्रा यस सर। दिमाग मत लगाओ वहाँ पे कि 2 गुना है 5 गुना है कितना ना, दोनों चीजें एक ही हैं, बाइवेलेंट बोल दो टेट्राड बोल दो एक ही चीज है, दोनों सर का मुझे उत्तर तो भी एक ही। मुझे तो पता था सर, पर ये और भी बोला था 500। अरे तो मैं तो तेरा नाम ले रहा हूँ, मुझे थोड़ी ना पता तेरे को कालू कहते हैं। नहीं नहीं सर, वो अब आप सोच रहे हैं आंसर मैंने दिया हो, ऐसा अरे सोच रहे हो। पता है तेरे को कालू तो बहुत प्यार का नाम होता हाँ सर सही है। है। हाँ नहीं वो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये बात बोलो। समझ में आ गई। यस यस सर। सर। ठीक है, जो गलतियां कर सकते हो वो मैंने सब बता दिया आपको, ये गलतियां कर सकते हो इसमें। जाइगोटीन की बात हुई बेटा समाप्त। जाइगोटीन के बाद में क्या आएगा, तो जाइगोटीन के बाद में आता है पेकाइटिन। हाँ एक चीज और, ये जो दोनों गुणसूत्र जुड़े हैं ना, मतलब आपस में युग्म बनाए, इस युग्म बनने की घटना जो है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। दोनों जुड़े हैं ना, इसके जुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, हम सिनेप्सिस घटना कहते हैं इसको। ठीक है, अब बात आती है जाइगोटीन के आगे की। जाइगोटीन जैसे समाप्त हो जाता है तो बेटा शुरू हो जाता है क्या, तो जाइगोटीन के समाप्त होते ही क्या शुरू होगा इसमें, वो हो जाएगा पेकाइटिन। पेकाइटिन शुरू हो जाता है। पेकाइटिन में क्या होने वाला है, तो केंद्रक झिल्ली में कोई परिवर्तन नहीं होगा पहले ही। लो जी, मतलब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि ये चारों तो आएंगे आएंगे। ठीक है, इसके कारक केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं, जहां था वहीं का वहीं, कोई दिक्कत नहीं, वैसा का वैसे ही आ गया। तो फिर फर्क किस में आया, तो फर्क देखो बहुत ही मजेदार चीज आएगी। अब आपको याद आ रही है सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है बेटा। यस सर। ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ गए कहानी। ठीक है, यस सर। तो अब क्या होगा, दो समजात गुणसूत्रों के, लैंग्वेज सुनना देखो और उसको इमेजिन करना क्या कहना चाह रहे हैं सर। दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। क्रॉस कर जाएंगे मतलब एक दूसरे को, वो है वो एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। तो दो समजात गुणसूत्रों वाले करेंगे, मतलब एक नंबर के साथ, दो नंबर के साथ। समझ गए बात को। तो उनकी भी कौन सी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं तो ऐसा कुछ बना सकता हूँ क्या, कि जैसे मान लो ये एक नंबर गुणसूत्र है, ऐसे बना दूं क्या एक नंबर गुणसूत्र को मैं, और एक नंबर गुणसूत्र ये है, दोनों नीले रंग से बनाया। तो देखो बेटा इसकी ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है कि नहीं बताओ। यस सर है। ठीक है, ये दोनों सर। सिस्टर क्रोमेटिड है ना, और मैंने क्या कहा है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होगा तो वो किसके बीच में होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा दोनों के नॉन सिस्टर के बीच में। यस, तो दोनों का नॉन सिस्टर देखो, इसका Yes, ये sir. और इसका ये, आई कहानी समझ में बताओ। Yes. दोनों क्रॉस Yes, कर गए sir. कि नहीं कर गए एक दूसरे को। जहां दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए तो उस बिंदु को मैं क्या बोलूंगा, उस बिंदु को बोलूंगा मैं पुनर्योजन बिंदु। पुनर्योजन नहीं आ रही है। बेटा यहाँ से अभी तो मेरे इधर से तो बंद नहीं हुई इस बार तो, एक बार अपने नेटवर्क को देखना बेटा ना, अभी मेरे इधर से होती तो मेरे को पता लग जाता। उन्हीं के एक बार अपने वहां चेक कर लो ना बेटा। हाँ चलो सुनो, तो इसको मैंने क्या बोला, पुनर्योजन बिंदु कहा, और इसकी इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं इसको, रिकॉम्बिनेशन पॉइंट इसको कहा जाता है।
क्योंकि इस जगह पर एक एंजाइम पाया जाता है। ये जो है ना यहाँ पर बिंदु जहाँ क्रॉस हो रहे हैं, इसको रिकॉम्बिनेशन पॉइंट कह रहे हैं अपन। और इस जगह पे क्यों कहा गया इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है कि एंजाइम, तो इसका नाम लिख देते हैं क्योंकि रिकॉम्बिनेज, इसके नाम से रिकॉम्बिनेज एंजाइम पाया जाता है। आई बात सुन में भाई इतनी? यस ठीक है, सर। इस बिंदु को तो मैंने ये सर कह दिया। गुणसूत्र कैसे जुड़े वो एक बार वापस बताना, गुणसूत्र कैसे जुड़े? गुणसूत्र कैसे जुड़े एक दूसरे के क्रॉस करके। भाई ये जो गुणसूत्र है, इसकी ये भुजा आ रही है, ये भुजा इधर आ गई, इसकी ये जो भुजा ये ऊपर चली गई, जो क्रॉस हो गया, ऐसे हुआ। यस सर। ठीक है, दोनों गुणसूत्र जो है उनमें अब किसके बीच में हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। यहाँ पर किसके बीच में हुआ है? दो समजात। पहली चीज समजात गुणसूत्र होने चाहिए, और दूसरा उनकी भी कौन सी भुजाएं होनी चाहिए? नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। तो दोनों गुणसूत्र यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उस घटना को क्या कहते हैं अपन? उस घटना को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। उसको क्या बोल देते हैं बेटा? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इसको। समझ गए बात? ये क्रॉसिंग ओवर की घटना हुई है। क्रॉसिंग ओवर की घटना जो होती है वो किन के बीच में होती है? तो मैं लिख दूं यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटेड, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड, और वो भी किसके बेटा? समजात गुणसूत्र के। बोलो क्लियर है कि ये बात? ठीक है, यस सर क्लियर है। ये हुआ कि नॉन सिस्टर क्रोमेटेड समजात गुणसूत्रों की जो होंगे उनके बीच में ये हो गया। जिस जगह पे क्रॉस किए उसको पुनर्योजन बिंदु बोलेंगे, और इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है ना बेटा, हाँ बेटा, वीडियो नहीं आ रहा है सर आपका? अभी नहीं आ रहा? हाँ इस बार नेटवर्क कम हो गया बेटा, इस टाइम ज्यादा दिक्कत आती है बेटा, क्या करें इसका? मोदी से वो लगानी पड़ेगी सर अर्जी। अरे बेटा अभी तो मैं इंस्टीट्यूट से ले रहा हूँ क्लास, फिर भी ये सोचो, आपने तो पहले ये सोचा क्या पता मेरे घर से नहीं हो रहा होगा, तो घर पे भी मेरे अच्छा ब्रॉडबैंड है, फिर भी नहीं आता था, और अब मैं यहाँ इंस्टीट्यूट से ले रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा। सर पीएम से अर्जी लगानी पड़ेगी, कोचिंग खोल दो जल्दी। लगानी पड़ेगी भैया, क्या करें? तो कभी किसका न किसका तो होगा नहीं क्लास यार। हाँ सर। आ गई अभी तो हुई स्क्रीन? आ गई सर, आ गई। तो चलो, अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है ना, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा? तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब कोई भी जीव होता है, उस जीव में धीरे धीरे क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो कुछ नए लक्षणों की उत्पत्ति होती रहती है। तो नए लक्षणों की जो उत्पत्ति होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। क्यों होती है उसका कारण समझो। देखो कि जैसे मान लो ये एक गुणसूत्र है ऐसे, ठीक है, और इस गुणसूत्र में मान लो मैं कहता हूँ यहाँ कैपिटल टी जीन है, सपोज देखो, और एक गुणसूत्र है ये, ठीक है, और इसमें यहाँ पर जीन है स्मॉल टी, ये मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को करेंगे क्रॉस, तो जब क्रॉस करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? देखो ऐसा ही कुछ बनेगा। सर हाँ बेटा, ये भुजाएं ऐसे बढ़ जाती है या फिर इनसे हट के फिर क्रॉसिंग ओवर करती है? बढ़ जाती है मतलब? तो जैसे ये आपने आगे बढ़ा दी ना। अरे तो मैं समझाने के लिए तो बढ़ाऊंगा ना। अच्छा वैसे तो ये वही है अलग अलग भुजा, तो वही होती है। वही भुजा है, जितनी जितनी है ना लंबाई नहीं बढ़ रही है, लंबाई उतनी है। तो ये आपस में जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये तो अलग अलग हो जाते हैं ना? सिस्टर तो अलग ही रहेंगी, ये दोनों तो अलग ही रहेंगे। ये दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे? ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे कभी भी, ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे कभी भी। भाई पटरी जो चल रही है, इसको ऐसे समझ लो, ये दो पटरियां चल रही है, तो ये दोनों पटरी के जो दोनों साइड हैं वो दोनों कभी मिल सकते हैं क्या एक दूसरे से? नहीं मिलेंगे ना। लेकिन पटरी में देखा हो कैंची, कई बार कैंची काटी हुई होती है ट्रेन को दूसरी पटरी पे लाने के लिए, तो वो कैंची काटते तो वो दूसरी वाली को तो लेके आते हैं, खुद वाली को थोड़ी ना कि इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए, ऐसे थोड़ी ना कैंची काटोगी। समझे बात को? हाँ सर। तो सिस्टर क्रोमेटेड में नहीं होगा कभी, दोनों अलग अलग में होगा, नॉन सिस्टर में होगा। ये बात समझ में आ गई? कैपिटल टी नीचे की तरफ आया, स्मॉल टी ऊपर की तरफ चला गया।
समझ गए कहानी है। अब थोड़े दिन के Yes, बाद में sir. क्या होगा, अगले इवेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा बेटा। जब ये यहाँ से टूट गया तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये जो गुणसूत्र है वो ऐसा हो जाएगा, इसमें यहाँ स्मॉल टी आ गया, ये जो गुणसूत्र है इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल टी आ जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो देखो पहले ऊपर वाले में कैपिटल टी था, अब नीचे वाले में आ गया कि नहीं आ गया, देखो पहले नीचे वाले में Yes, स्मॉल टी था, sir. अब ऊपर वाले में आ गया। तो मतलब मैं ये कह दूं इस पूरी कहानी का एक लास्ट में कंक्लूजन बना के कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये जीन का विनिमय कर रहा है, एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पे जीनों का आदान प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। Yes, sir. ठीक है, और जब जीनों का आदान प्रदान हो गया तो लक्षण भी परिवर्तित हो जाएंगे, पता है आपको, क्योंकि हर लक्षण के लिए जीन Yes, जिम्मेदार होता sir. है। तो यहाँ लिख दो मैं कि क्रॉसिंग ओवर ये है जीनों के आदान और प्रदान हेतु जिम्मेदार, बताओ होता Yes, है। sir. और जो जीनों का आदान प्रदान हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, लक्षणों में परिवर्तन, लक्षणों में परिवर्तन होगा, तो लक्षणों में परिवर्तन होता है। और जब लक्षणों में परिवर्तन होता है उसी घटना को मैं कह देता हूँ उद्विकास। यस, तो उद्विकास में सहायक। Yes, sir. तो हम ये कहते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो उद्विकास में सहायक होता है, समसूत्री नहीं होता कभी। क्यों? क्योंकि समसूत्री में क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है क्या आपने कहीं पर? No, sir. नहीं पढ़ा। No, sir. तो No, जब sir. तो आप देखो इसका पूरे का कंक्लूजन सोचो आप, बहुत बड़ा इसका अर्थ निकलेगा। जब समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो जीनों का आदान प्रदान भी नहीं होगा कभी, नहीं होगा सर। और जब जीनों का आदान प्रदान नहीं होगा तो लक्षण भी परिवर्तित नहीं होंगे, और जब लक्षण परिवर्तित नहीं होंगे इसका मतलब है कि उद्विकास भी नहीं होगा। मतलब समसूत्री विभाजन उद्विकास में सहायक नहीं है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो है वो उद्विकास में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होता है मतलब लक्षणों का परिवर्तन आता रहता है, उद्विकास होता रहता है। क्लियर हो गई बात ये? सर इसमें पैकाइटिन क्या है? Yes, sir. क्या पैकाइटिन क्या है सर? पैकाइटिन इस अवस्था का नाम है कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है उस अवस्था को हम पैकाइटिन बोल देते हैं। जैसे प्रोफेज मेटाफेज अवस्थाओं के नाम दे रहे थे ना, वैसे। क्लियर हो गई भाई इतनी बात? Yes, sir. ओके। Yes, अब sir. पैकाइटिन जैसे ही बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो पैकाइटिन के कंप्लीट होते ही नेक्स्ट आता है अब डिप्लोटीन। नेक्स्ट अवस्था कौन सी आ जाएगी? डिप्लोटीन। और आपने डिप्लोटीन नाम सुना हुआ है पहले गुणसूत्र में, डिप्लोटीन गुणसूत्र। उस टाइम मैंने कहा भी था Yes, कि sir. डिप्लोटीन जो है वो कोशिका विभाजन की एक अवस्था का नाम होता है। ये आगे डिप्लोटीन अवस्था, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर क्या मजेदार चीज होने वाली है कि जब आप ये कह रहे थे, इधर पीछे से आओ थोड़ा, तो आपने ये कहा कि बेटा यहाँ पर दोनों गुणसूत्रों के, दोनों समजात गुणसूत्रों के बीच में ये प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है। तो बेटा ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन ने दोनों समजात गुणसूत्रों को बांध रखा है कि नहीं बांध रखा, बताओ। एक नंबर से बंधा हुआ है, दो नंबर से बंधा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पास पास में है ना, दोनों बंधे हुए हैं। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ आपने कहा दोनों के बीच में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हुआ तो भी बेटा ये प्रोटीन तो प्रेजेंट थी दोनों के बीच में। ये लो, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर भी ये प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स अभी भी प्रेजेंट है। तो मतलब गुणसूत्र अभी भी बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए, बताओ पास पास। Yes, sir. Yes, Bande sir. Yes, sir. अब डिप्लोटीन जैसे ही आएगा ना, तो डिप्लोटीन का सबसे पहला लक्षण क्या होगा, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इसमें सिनेप्टोमियल संकुल, सिनेप्टोमियल संकुल घुल जाता है। समझ गए बात? मतलब सिनेप्टोमियल संकुल क्या हो गया, घुल गया, यानी टूट गया। समझ गए क्या कहानी? अब बेटा सिनेप्टोमियल संकुल जब घुल जाएगा तो दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे क्या? पहले तो बंधे हुए थे सिनेप्टोमियल के वजह से, अब सिनेप्टोमियल संकुल घुल गया तो दोनों दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से, बताओ Yes, हाँ sir. या ना? Yes, sir. और जब जब ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे
ए, तो इसमें क्या होने वाला है? तो इसमें देखो मैं पहले तो ये बता दूं कि आपको केंद्रक झिल्ली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केंद्रिक का यार गोल्जी बॉडी वैसा का वैसा ही है, और इसका जो तारक केंद्र है वो भी यहीं कहीं है। अब गुणसूत्र की हम बात कर रहे थे तो हमने कहा सिनोप्टिमियल जो है वो क्या हो गया, घुल गया। अब बेटा सिनोप्टिमियल जब घुल जाएगा तो इसकी वजह से दोनों गुणसूत्र दूर दूर भागेंगे कि नहीं भागेंगे बताओ? ऐसे, यस, पहले पास पास में थे अब दूर आ गए। लेकिन आपको पता है कि दूर तो आ गए लेकिन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर तो हो रखा था ना पहले से। Yes. तो Yes, इस sir. जहां से ये दोनों क्रॉस कर रहे थे उसकी लंबाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी बताओ? Yes, sir. But then, इमेजिन कर yes, पाएंगे sir. कि जब दोनों एक दूसरे को दूर दूर भागेंगे तो जहां से दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर रखा है उस क्रॉस वाले भाग की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। और जब ये लंबाई यहाँ पर बढ़ गई है एक दूसरे की, तो अब अपने को यहाँ पर एक क्लियर, बिल्कुल क्लियर कट एक्स के जैसी संरचना दिख रही है क्या बताओ? Yes, sir. यस अब सर। आप कहोगे कि सर पीछे भी एक्स, बेटा पीछे बहुत पास पास में थे ना गुणसूत्र इस वाले में, तो वो अपने को इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन यहाँ देखोगे तो बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से एक्स की जैसी संरचना दिखती है। और ये जो एक्स की जैसी संरचना होती है इसको कहा जाता है काइज मेटा। क्या बोलते हैं इसको? काइज मेटा। उसका अर्थ लिख दो मैं यहाँ पर, एक्स जैसी संरचना। यस, तो एक्स सर जैसी इसकी संरचना नेट का अटक गई। शुरू हो गई। सर वीडियो अटक रहा है। सर वीडियो अटक गया। हाँ 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 भाई हाँ। सर डाटा खत्म हो गया है। अभी ये मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, डाटा खत्म हो गया है। ये सर मेरा हो गया, मेरा अटकेगा। तुम अपनी सोचो भाई, मैंने तो अपना जुगाड़ कर रखा है इधर। तुम अपनी सोचो, डेटा खत्म हो गया तो क्या करना है? यूट्यूब कम देखा कर। नहीं सर, तो डाइवर्जेंस क्लास ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर की और है बस। ये हो जाए एक बार, मियोसिस हो जाए बस। मियोसिस का प्रोफेज भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हमने कहा कि ये जो काइज मेटा है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो स्पष्ट Yes. दिखाई देता है। ये लिख दो, स्पष्ट दिखाई देता है। पहली चीज तो ये हुई इसमें, ठीक है। एक सिनोप्टिमियल जो संकुल था वो क्या हो गया बेटा, घुल गया। ये इंपॉर्टेंट है इसका करेक्टर। सिनोप्टिमियल कॉम्प्लेक्स कब घुल जाता है? डिप्लोटीन में, ठीक है। पूछे सिनोप्टिमियल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, तो वो बना था आपके जाइगोटीन में। समझ गए कहानी? और पूछे सिनोप्टिमियल Yes, sir. कॉम्प्लेक्स, सिनोप्टिमियल कॉम्प्लेक्स जो है या संकुल जो है वो स्पष्ट रूप से कब दिखाई देता है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दूं कि इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा ट्रेकाइटिन। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन सिनेप्टोमियल संकुल स्पष्ट दिखाई देता है। सर इसकी नेट अटक गई। नहीं बेटा अभी तो चल रही इधर से, आंसर नहीं अटकी। इधर इधर से चल रहा है ना? आ रही है सर। हाँ, तो अब देखो आपको सिनोप्टिमियल संकुल से 3 क्वेश्चन पूछ लिए बेटा। क्या? सबसे पहला सिनोप्टिमियल संकुल कब बना भाई, जल्दी बोलो। Zygote. जाइगोटीन में। स्पष्ट रूप से कब दिखाई देगा? Dicycline. और घुल कब जाता है? Diplodote. ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। डिप्लोटीन जो है इसको कहा जाता है सबसे लंबी अवस्था। सबसे लंबी अवस्था इसको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है उसका कारण भी सुन लो। कहा जाता है क्यों? क्योंकि देखो जो मादा होती है ना, मादा है ना, तो मादा जो होती है उसमें क्या होता है कि जब इस मादा का भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है ना, मादा मतलब भ्रूण के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, कि जब भ्रूण बन रहा होता है और वो मादा होता है तो बेटा उसमें क्या होता है, उसमें अंड कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। उसमें अंड कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है, लेकिन वो अंड कोशिकाएं पूर्ण रूप से नहीं बन पाती।
निर्माण शुरू हुआ था। और आपको पता है अंड कोशिकाओं का निर्माण कौन सी कोशिका विभाजन से होता है? अर्धसूत्री से होता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों उसी से बनते हैं। तो अंड कोशिका का निर्माण जरूर शुरू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से वह बन नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जब अंड कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था और अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, उस टाइम पर जब कोशिका डिप्लोटिन अवस्था में आई ना, डिप्लोटिन अवस्था में आते ही कोशिका विभाजन क्या हो गया? रुक गया। समझ गए क्या बात? कोशिका विभाजन क्या हो गया? रुक गया। अब ये जो भ्रूण है, ये जो है इसका जन्म हो जाएगा। अब जन्म से लगभग आप मान के चलो कि 13 से 12 से 15 वर्ष के बाद, 12 से 15 वर्ष तक ये डिप्लोटिन अवस्था में रुका हुआ रहेगा। ठीक है। अब 12 से 15 वर्ष के बाद में जब ये मादा वयस्क हो जाएगी, उसके वयस्क होने के बाद में हर महीने क्या होगा? एक अंड कोशिका जो है उसका विभाजन होगा पूरा। समझ गए बेटा बात? हर महीने एक अंड कोशिका का विभाजन होगा, और जैसे ही विभाजन होगा तो उससे बन जाएगा अंडा, और ये अंडा जो है ये क्या होगा? बाहर रिलीज होगा। और जब ये बाहर रिलीज होता है उसी को क्या बोल देते हैं अपन? उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म कहा जाता है। समझिए क्या बात? ये बात बताओ। और आगे जूलॉजी में पढ़ोगे। तो मतलब कहानी मेरे ये पूरे बताने की सिर्फ इतना सा टारगेट है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मादाएं जो होती हैं उनमें जब अंड कोशिका का निर्माण होता है तो उसमें अंड कोशिका जब विभाजित होती है तो वो डिप्लोटिन अवस्था में क्या हो जाती है बेटा? विभाजन रुक जाता है। अब वो विभाजन कब तक रुका रहा? देखो 12 से 15 साल तक। तो इसका मतलब है कि मैं कह दूं डिप्लोटिन अवस्था जो है वो तो 12 से 15 साल लंबी होगी। आगे बात सुन में। अब किसी में मान लो वो किसी जाति के अंदर मान लो वो 10 महीने का है, किसी जाति में मान लो वो 2 साल का है, तो लेकिन है तो बहुत लंबे टाइम का ना, या तो कुछ महीनों का है या कुछ साल का है। तो इसका मतलब ये सबसे लंबी अवस्था होती है। समझ गए बात? ये